और जिस दिन ये घोषणा हो गई थी कि शी जिनपिंग भारत में नहीं आने वाले हैं, उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस G20 का विरोध करेगी, राहुल गांधी यहां से गायब हो जाएंगे। 22 में फिर से बयान देता है। इस व्यक्ति का पूरा काम यह है कि भारतीय सेना को डिमोरलाइज करो, भारत सरकार को डिमोरलाइज करो, चीन को एग्रेसिव दिखाओ, ऐसा लगे किसी भी सिचुएशन में चीन हमेशा जीता हुआ लगना चाहिए कि चीन की जीत हो रही है। और ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकता चीन जीत गया हमारे खुशी के, कहेगा तो लोग इसको तो बिल्कुल ही पागल घोषित कर देंगे। तो ये इनडायरेक्टली करता है। ये क्या कहेगा, मुझे बहुत इस देश की चिंता हो रही है, चीन आगे बढ़ रहा है, हमें देश की चिंता हो रही है, चीन भारत में घुस रहा है, हमें देश की चिंता हो रही है। मूर्ख बनाने वाली बात, ये मूर्ख बनाने वाली बात है। जी। नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। राहुल गांधी इस वक्त चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि वो अक्सर चर्चा में बने रहते हैं, मगर इस बार चर्चा की वजह कुछ और है। G20 जो दुनिया की 20 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसकी बैठक इस बार भारत में हो रही है, जो हर भारतीय के लिए उत्साह का माहौल बनाए हुए है। ऐसे वक्त में राहुल गांधी भारत को छोड़कर ब्रुसेल्स में चले गए हैं और चाइना के पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराह रहे हैं। ब्रुसेल्स में राहुल गांधी ने कहा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके जाता है, वह दुनिया के लिए एक नया रोड मैप बता रहे हैं उसको। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजीव जी। भूपेंद्र जी, शी जिनपिंग भारत नहीं आए जी। G20 की बैठक में उन्होंने अपने प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भेजा है। हालांकि सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे आए हुए हैं और ठीक इसी वक्त एन मौके पर जब कांग्रेस ने भी G20 का कहीं ना कहीं अघोषित तौर पे सही बाइकआउट किया है, कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। राहुल गांधी ब्रुसेल्स में है, चाइना नहीं आया और चाइना की पॉलिसीज को वहां अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से इसकी मेरे पास पूरी कहानी है। लगभग 20 साल से ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे भारत के नहीं चीन के एजेंट हो और चीन के स्वार्थों को पूरा करने के लिए जो कुछ बन सकता है वो ये व्यक्ति कर रहा है। और जिस दिन ये घोषणा हो गई थी कि शी जिनपिंग भारत में नहीं आने वाले हैं, उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस G20 का विरोध करेगी, राहुल गांधी यहां से गायब हो जाएंगे। उनको एक बहाना चाहिए था और मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण का बहाना बना करके ये सारे कांग्रेसी इस सम्मेलन का बायकॉट कर गए, विरोध कर रहे हैं। और विरोध की स्थिति में ये इतना गिर चुके हैं और यहां तक पहुंच चुके हैं कि जो बात ग्लोबल टाइम और चीनी मीडिया कह रही है, जो खुद कुत्ते खाते हैं, वो कह रहे हैं कि भारत में कुत्तों के साथ अत्याचार हो रहा है। एग्जैक्टली यही बात राहुल गांधी ने जाकर ब्रुसेल्स में बोला है। और सुने हैं कि आज उन्होंने शायद ट्वीट भी किया हुआ है कि जानवरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। यानी कि G20 जैसे महत्वपूर्ण बैठक में कोई और विषय नहीं है। जो एजेंडा चाइना फैलाना चाहता है, उस एजेंडा को फैलाने के लिए राहुल गांधी लगे हुए हैं। और उससे बड़ी शर्म की बात यह है कि जब आपको ये पता था और बड़े स्तर पे पता रहता है कि G20 बैठक होने वाली है, उसमें क्या एजेंडा है, और भारत जबकि एक रास्ता बनाने जा रहा है मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोप की तरफ, उस परिस्थिति में यह व्यक्ति पूरे बेशर्मी से ब्रसेल्स में बैठ करके चीन जो कि हमारा दुश्मन है उसके पक्ष में और उस रोड के पक्ष में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जा रहा है, जिसको कि इनके परनाना ने अपनी मूर्खता में छोड़ा था और यूएन पहुंच गए थे जी। तो ये है राहुल गांधी की असलियत और ये बहुत लंबी कहानी है। मैं एक बात आपको रोकना चाहूंगा। जी जी। आप एक गंभीर आरोप एक देश के बड़े नेता के ऊपर लगा रहे हैं। राहुल बड़े नेता आप समझते होंगे, मैं नहीं समझता जी। मैं मूर्ख नेता समझता हूं। और चाइना ने कैसा ये व्यक्ति चुना है, कोई भी देश अपना एजेंट चुनता है जी। कमलनाथ के बारे में एक लीक हुआ ना, जिसमें पता चला कि CIA को इंफॉर्मेशन देते थे। तो ये घटना कब हुई? 20-30 साल पहले, और लीक आज हो रहा है। राहुल गांधी की तो ऐसी एक्टिविटी है कि कोई व्यक्ति दूर से देख पहचान जाएगा कि चाइनीज एजेंट है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के बारे में आप चाइनीज एजेंट होने का दावा कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस देश में सांसद रहा है और कहीं ना कहीं अघोषित तौर पे ही सही, वो जो साझा विपक्ष है देश का इस वक्त, उसका एक चेहरे के रूप में भी है। हाँ। तो एक गंभीर आरोप क्या है, जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हैं आप? देखिए, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम आरोप प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने सारे इनके कारनामों की लिस्ट है कि मैं वो लिस्ट आपके सामने रख दूंगा, तो लोग जो दर्शक हैं अपने आप ये डिसाइड कर लेंगे कि मैं सही हूं कि गलत हूं। क्या लिस्ट है आपके पास, क्या कारनामे हैं? देखिए,
आज की ये कहानी तो है नहीं, अभी लद्दाख का दौरा किया जी लद्दाख से पहले नेपाल में इनके एक सहेली की शादी थी, वहां पर गए थे, जी वहां की भी चीजें सामने आई। उसके पहले डोकलांग वाला जब विषय आया था तब भी ये चुपके से मिलने गए थे। और ये बात आज से नहीं शुरू होती राजीव जी, इसकी कहानी राहुल गांधी चाइना के पक्ष में खड़े होकर के ऐसा लग रहा है जैसे चाइना के एजेंट हो चुके हैं। इसकी कहानी जब आप खंगालने जाएंगे तो ये कहानी शुरू होती है 2005, 2006, 2007 में। मैं चाहूंगा कि जी। जो क्रोनोलॉजी है जिससे आप समझा सके अपनी हाँ, बात को कहीं ना कहीं तर्क सम्मत रूप से जी, जी, रख जी। सके, वो पूरी क्रोनोलॉजी बताएं आप एक बार। देखिए क्रोनोलॉजी ये है कि 2005, 2006, 2007 में आप सभी लोग जानते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन है, हम्म कांग्रेस की जी बपौती है उसमें। सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये चारों उसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी हैं। जी सोनिया गांधी अध्यक्षा है उसकी। हम्म राजीव गांधी फाउंडेशन को 2004, 5, 6 और 7 में 1,35,00,000 रुपया चाइना की तरफ से दिया गया। और जी चाइना की तरफ से जो रुपया दिया गया, और एक और मजेदार बात बता रहे हैं आपको, जिस व्यक्ति को बांग्लादेश जैसे इस्लामिक देश ने आतंकी घोषित किया हुआ है, जिसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जाकिर नाइक की बात कर जी रहे हैं। हाँ, जी ऐसे जाकिर नाइक से भी 50 लाख रुपया उस समय काल में इस राजीव गांधी फाउंडेशन ने लिया था। तो बेशर्मी की स्थिति यह हो चुकी है। और ये जो रुपया इनको मिला था राजीव गांधी फाउंडेशन में, जानते हैं उसका क्या काम हुआ? क्या काम हुआ? उसके अंतर्गत जो एफटीए होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको लेकर के रिसर्च शुरू किया गया। और उस रिसर्च में पूरे यानी कि कांग्रेस के जो रिसर्चर हैं या कांग्रेस में जो थिंक टैंक है, उसको बाकायदे ब्राइब किया गया कि पैसा लो और हमारे पक्ष में आर्टिकल छापो। और वो सारे आर्टिकल ये बता रहे थे कि चाइना और भारत के बीच में यदि फ्री ट्रेड होगा तो इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और फायदे का आलम यह रहा कि 2003-4 में जो डिफिसिट था व्यापार का, वो समझिए कि 1.3 बिलियन के आसपास था। और जब इनकी सत्ता गई 2013-14 में, तो ये जो डिफिसिट था ये 36 बिलियन पर पहुंचा कर ले गए। यानी कि 33 गुना घाटे में रह करके इन्होंने व्यापार को जारी रखा। और उसके लिए माहौल बनाने के लिए इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से पैसा लिया। ये कहानी है 2005, 6 और 7 की। जी और ये कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। अगली कहानी तो आपको मालूम होगी कि ओलंपिक के टाइम सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये लोग चाइना में गए हुए थे। जी जो दोनों पार्टियों के बीच समझौते, अभी जो बीजिंग में जो ओलंपिक हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं शायद आप। बीजिंग ओलंपिक के समय जो सोनिया गांधी थी उनको बुलाया गया था। सोनिया गांधी के साथ राजीव गांधी भी गए, राहुल गांधी गए और प्रियंका गांधी भी गए। अच्छा ये बताइए कि यूपीए सरकार का माई बाप कौन? सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी है। और कोई पार्टी क्या किसी देश से समझौता कर सकता है क्या? नहीं, मतलब ये लॉजिकल बात है? ना तो ये लॉजिकल है, ना तो ये संविधान सम्मत भी नहीं है, असंवैधानिक है। और उससे बड़ी बात अनैतिक है। अनैतिक भी है जी। तो ये जो दौरा हुआ इनका, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, ये 7 अगस्त 2008 की बात है। और सभी उस समय के बड़े अखबारों ने इस पर आर्टिकल छापा था। अच्छा मजेदार बात क्या है कि कांग्रेस के उत्तराधिकारी उस समय कौन थे अघोषित तौर पे? राहुल गांधी थे। और उस समय हमें लगता है कि चाइना में भी अघोषित तौर पर उत्तराधिकारी शी जिनपिंग को हु जिनताओ ने स्वीकार कर लिया था। तो ये जो समझौता हुआ अगस्त 2008 में सोनिया गांधी और जिनताओ के गवाही में राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच में, इसमें यह कहा गया कि हम समय समय पर एक दूसरे से मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे और विभिन्न मुद्दों पर हम लोग एक दूसरे की राय लेंगे। इस पे क्या सबूत है आपके पास कि ये बातचीत हुई? इसके लिए बाकायदे हर अखबार ने इस पे न्यूज दी है। और अफ्रीका के में भी एक पार्टी थी जिसका नाम कोई कांग्रेस ही है, अफ्रीकन कांग्रेस है कुछ है, उसके साथ भी इन्होंने समझौते किया। 2 पार्टियों के साथ इन्होंने समझौता किया था और इन्होंने ये स्वीकार किया था। इसमें कहीं कोई अस्वीकृति जैसी बात ही नहीं है, ये खुली हुई बात है। अब कोई बात छिपी रहे तब तो उसके लिए सबूत ढूंढा जाए। अब हर अखबार में यदि पब्लिश हो गया और उसके बाद आप उसको कह रहे हैं कि हाँ हमारा समझौता हुआ, तो उसमें सबूत देने जैसी कोई बात नहीं है, नहीं अस्वीकार करते हैं। ठीक है। तो एक देश के अघोषित उत्तराधिकारी राहुल गांधी, दूसरे देश के अघोषित उत्तराधिकारी शी जिनपिंग, और पार्टी के स्तर पर समझौता हो गया। मनमोहन सिंह से कोई मतलब नहीं, भारतीय जो सरकार है, भारत की सरकार है, उससे कोई लेना देना नहीं। और ये तभी का समझौता, आज तक कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस ने आज तक उस समझौते को रद्द नहीं किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जी।
भूपेन जी, आपने तमाम बातें बताई, जी आपने जी हवाला दिया जो ओलंपिक हुए, जो समझौते हुए, जी जी। मगर क्या एक देश के साथ महज बातचीत करने से आप किसी को उस देश का एजेंट बता देंगे? क्या ये ठीक बात है? नहीं, केवल किसी बातचीत, देखिए एक एमओयू हुआ, हम्म। पहले आपने पैसे लिए, उसके पक्ष में रिसर्च आर्टिकल, फिर उसी दिशा में आपकी पूरी ये जो पॉलिसी है, फाइनेंस की पॉलिसी है, उसी दिशा में बढ़ रही है। फिर आप 3-4 साल बाद एक एमओयू करते हैं, फिर उसके बाद जो आपकी हरकतें हैं, आपका हर कोई भी मुद्दा आता है तो आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उससे ये समझ आएगा कि नहीं आएगा कि बिल्कुल आपका आएगा। अंदर दिल में क्या चल रहा है, जी या आप किस तरह से ये काम कर रहे हैं। जी। 2014 में इनकी सरकार खत्म हो गई जी। चली गई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। उसके बाद मैं आपको बताता हूं जी उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, राहुल गांधी चाइना के राजदूत से व्यक्तिगत तौर पर मिलने का कोई मतलब है, कोई सेंस है इस बात का? डोकलाम के समय की शायद बात कर रहे डोकलाम हैं आप। के समय नहीं, उसके पहले भी मिले हैं। जी ये 1 जनवरी 2017 को, और जो ये चीन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, मैं उसको लाया भी हूं कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बाइलैटरल रिलेशनशिप और पार्टी टू पार्टी एक्सचेंज, ये बात बहुत ही मजेदार पार्टी है। टू पार्टी एक्सचेंज। यस 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 यस, ये संदिग्ध है। ये संदिग्ध है ना। जी और मैं जो अभी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, जो 7 अगस्त 2008 में जो इनका एमओयू हुआ था, उसके बारे में भी इंडिया टुडे ने लिखा, IANS ने लिखा, बड़ी एजेंसी है। हाँ। उसने लिखा, इट इज स्ट्रिक्टली ऑन द पार्टी टू पार्टी बेसिस, नॉट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस। और 2017 में 9 साल बाद भी क्या आ रहा है, पार्टी टू पार्टी एक्सचेंज, इंटरनेशनल एंड रीजनल सिचुएशन एंड अदर इश्यू, इन सब चीजों पर पार्टी टू पार्टी बात हुई। यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस से बात हो रही है, ये विपक्ष के नेता के रूप में नहीं गए हैं, एक पार्टी के कहीं ना कहीं मेंबर के रूप में दूसरी पार्टी के मेंबर से मिलने गए। जी ठीक है, तो ये बात है, ये अभी भी है। ये चीजें, ये समझौता उन दोनों के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जी में जी जी और कांग्रेस के बीच में अभी भी जारी है। अभी भी जारी है। 2017 वाली जो बात बता रहा हूं, अभी स्क्रीन पे दिखाई भी देगा वो, या दिख रहा होगा कि ये समझौता इसको फॉलो करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे जो बड़ा 50-60 साल के इतिहास में जो आप कहिए कि हुआ है इधर, जी जो भारत चीन युद्ध के बाद, वो था डोकलाम इशू, जिसमें कि सिक्किम में जब चाइना ने रोड बनाने का प्रयास किया हमारे क्षेत्र के पास, तो ऑपरेशन जुपिटर लॉन्च किया गया था। ये मुद्दा आप जानते हैं कब शुरू हुआ? 16 जून 2017 को यह बात हुई कि वो जो है रोड बना रहे हैं। भारत सरकार ने भारतीय सेना से बातचीत करके ऑपरेशन जुपिटर लॉन्च किया, और 18 जून को सेना जो है वहां पर पहुंच गई, वहां पर जो स्टैंड ऑफ जैसे एक कंडीशन बन गई। अब ये मामला चलता रहा 28 अगस्त 2017 तक, यानी जून से ये मामला, 18 जून से शुरू हुआ, 28 अगस्त तक ये मामला चल रहा था। अब ये बताइए कि जब दो देशों के बीच कोई विवाद होता है, युद्ध की स्थिति बन गई है, तो भारत की कोई भी पार्टी हो, वो भारत सरकार या भारत का रिप्रेजेंटेटिव होता है, या कांग्रेस का या कम्युनिस्ट पार्टी का, वो किसके साथ खड़ा रहेगा? भारत सरकार के साथ खड़ा रहेगा। कोई भी इशू, कोई मुद्दा हो, बांग्लादेश का मुद्दा था तो क्या अटल जी कांग्रेस के साथ नहीं खड़े थे? युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। उस दौरान 8 जुलाई 2017 को राहुल गांधी चोरी से मिलने गए चीन के राजदूत के साथ, और उसके बाद गलती क्या हुआ? गलती यह हुआ कि चीन का जो एम्बेसडर था, उसने ये फोटो सोशल मीडिया पे डाल दी कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए हैं। और जैसे ही राहुल गांधी को ये पता चला कि अब इस पर बवाल होगा कि चीन और भारत की युद्ध की स्थिति बनी हुई, और तुम जो है एक अलग पार्टी टू पार्टी बेसिस, वही बात होगी ना, ये वास्तव में गए होंगे कि भाई ये क्या चलने वाला है, कैसे चलने वाला है, यदि युद्ध की स्थिति है तो हम सरकार को कैसे घेरें, सेना को कैसे डिमोरलाइज करें, और क्या बात करेंगे आप? शत्रु देश और क्या बात करेंगे? शत्रु देश से आप क्या बात करेंगे? वो भी जब आप गवर्नमेंट को छोड़ करके, सेना को छोड़ करके अलग से आप उसमें घुस रहे हैं अपने एमओयू के तहत। और यदि चाइना को राहुल गांधी के फिगर को बचाने की जिम्मेदारी नहीं होती, तो जैसे ही थू शुरू हुई राहुल गांधी की, तो जो चाइना एम्बेसी थी उसने फोटो हटा ली। और मजेदार बात, जब कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिले हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि नहीं मिले हैं,
उसके बाद जब फोटो वायरल हो गई कि भाई ये तो चाइना वाले खुद बता रहे हैं आप मिले हैं, तब पूरी बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि हाँ, हम चाइना के साथ मिले हैं, और जब देश में इतना बड़ा मुद्दा रहेगा तो हम अनइन्फॉर्म नहीं रह सकते। मतलब आप बेशर्मी की हद देखिए। तो किसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने देश से, अपनी सरकार से मांगेगा, चाइनीज एम्बेसडर से जाके देगा? और चाइनीज एम्बेसडर, यदि आप मान रहे हैं ना चाइना दुश्मन है, तो आप उसके पास गए क्यों? ये बेसिकली ये सब जाते हैं जानने के लिए कि अगला मुद्दा क्या होगा, कैसे अपने सरकार को, अपनी सेना को डिमोरलाइज किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एजेंट है कि नहीं है, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैं केवल एक एक घटना बता रहा हूं। और इसी बीच अखबारों में जो बीजिंग के एक्सपर्ट थे, इनार टार्गन, उनका बयान आता है। उन्होंने कहा चाइना हैज ऑफर फॉर द कांग्रेस व्हिच कैन नॉट गिवन बाय द इंडिया। वो ऑफर चाइना कांग्रेस को दे सकता है जो इंडिया में उसके पास उपलब्ध नहीं। इस बात का मतलब क्या है आप बताइए? एक बार फिर से पढ़ दें, अभी क्या शब्द लिखा है इसमें? उन्होंने, मैं हिंदी में बता रहा हूं, चाइना के पास कांग्रेस को वह ऑफर करने के लिए है जो भारत के पास फिलहाल नहीं है। तो कांग्रेस को चाहिए क्या? सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, किसी कीमत पे सत्ता में आना है। वो चाइना दे सकता है, भारत नहीं देगा। भारत में अफारे हुए हैं, आप शिक्षा लेकर हो चुका अब है। यही एक सवाल उठता है कि अगर चाइना अपने प्रयासों से राहुल गांधी को या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जी सरकार में लाता है, सत्ता में लाता है, तो इससे चाइना का क्या लाभ हो सकता है? चाइना का क्या लाभ होगा, ये तो मैंने आपको एकदम शुरुआत में ही बता दिया कि 1.5 करोड़ रुपए में सब बिक गए। 1,35,00,000 रुपया मिला, जिसके लिए एफसीआरए का लाइसेंस अमित शाह ने रद्द किया ना। इतना सारा इन्होंने बवाल किया कि फांसीवाद आ गया, हिटलर शाही आ गई है। 1.5 करोड़ रुपए में ये ऐसे ऐसे रिसर्च पेपर छाप दिए कि जो भारत और चीन के बीच जो डेफिसिट था व्यापार का, वो 1 बिलियन से ये सब 36 बिलियन पर पहुंचा देंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम पे इन्होंने भारत को बाजार बना दिया, चाइना का बाजार बना दिया। आज से आप मुश्किल से मोदी सरकार के 2 साल तक आप कहीं भी जाइए, खिलौने लेने जाइए, लाइट लेने जाइए, बल्ब लेने जाइए, फैन लेने जाइए, किसका सामान दिखता था? तो ये जो चाइनीज आइटम भारत की बाजार में दिखते हैं सस्ते दामों पे मिलते हुए, जी, जिनकी वजह से भारतीय कंपनियां कहीं ना कहीं बहुत घाटा सहती हैं, बिल्कुल, तो ये क्या इसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कांग्रेस स्पॉन्सर चीजें हैं? बेशर्मी इसी पे समाप्त नहीं हुई है जी। अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार करना चाहिए चाइना के साथ, चाइना के साथ या विभिन्न देशों के साथ। ये किसके लिए ये व्यक्ति माहौल बना रहा है? और हम और आगे बढ़ रहे हैं राजीव जी। मैं सारा, आज जब आपने कहा इस विषय पर चर्चा होनी है तो मैं लिख कर ले आया हूं। अब हम आते हैं 27 सितंबर 2018 की बात करते हैं। चाइना के पास कहीं ना कहीं दम है कि दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी चीजों को बनाता रहता है, अपना एक प्रोपेगेंडा करता रहता है। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि भारत में सबसे बड़ी स्टैच्यू यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने जा रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो ये इनसे सहन नहीं हो रहा था। इन्होंने क्या किया, 27 सितंबर 2018 को एक बयान। अब इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर यदि बनता है तो 100, 200, 400 कंपनियां उसमें शामिल होती है। कोई नटबोल्ट की सप्लाई कर रहा है, कोई सीमेंट की सप्लाई कर रहा है, कोई उसमें जो आरसीसी लग रहा है उसकी सप्लाई कर रहा है, कोई डिजाइनिंग देख रहा है, कोई लिफ्ट का काम देख रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम देख रहा है, कोई डेवलपमेंट का काम देख रहा है, कोई गार्डनिंग का काम देख रहा है। बिल्कुल, दुनिया भर की चीजें उसमें होती हैं। तो उसमें किसी एक काम का ठेका किसी चाइनीज कंपनी को मिला था, 2-3% रहा होगा। इस व्यक्ति ने सीधे कह दिया कि ये बहुत ही जो है दुर्भाग्य की बात है कि सरदार पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन रहा है, वो जब बनेगा तो उस पर लिखा जाएगा मेड इन चाइना। ये व्यक्ति वो सारे काम करता है जिससे चाइना को एक कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा वार में लीड मिले। ये बात अलग है कि जब ये बातें सामने आई तो उस समय मेरे समझ से विजय रूपाणी, वो जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, विजय रूपाणी, हाँ, उन्होंने फिर कहा कि भाई ये जो आप बेशर्मी दिखा रहे हैं ठीक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब जाकर के ये व्यक्ति चुप हुआ। जी। तो कोई भी काम ऐसा करो जिससे चाइना को वैश्विक स्तर पर भारत के अंदर, भारत के बाहर एक सकारात्मक माहौल मिले, वो काम ये करने के लिए बिल्कुल, मतलब समझिए कि ये व्यक्ति लगा हुआ है। मैं देख रहा हूं कुछ और भी डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास। मैं पूरी कहानी लेकर आ जाया हूं। पूरी कहानी सुनाए। मैं पूरी कहानी सुना रहा हूं जी। 2022 फरवरी में इस व्यक्ति ने बयान दिया। अब अच्छा ये बताइए कि चाइना और पाकिस्तान की जो मित्रता है, क्या उसमें मोदी जी का हाथ है, या चाइना पाकिस्तान पहले से मित्र नहीं थे?
पुराने मित्र रहे हैं, सही पुराने बोल मित्र रहे रहे हैं ना। चाइना पाकिस्तान का गठबंधन बहुत पुराना है, किसको नहीं पता है। जी। लेकिन इस व्यक्ति ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि नरेंद्र मोदी की, यानी कि चाइना यदि पाकिस्तान के साथ जा रहा है टेररिज्म को, इसका अप्रत्यक्ष अर्थ क्या होता है इसको मैं बता रहा हूं। जी। ये जब व्यक्ति कह रहा होता है कि बीजेपी की गलतियों के कारण चीन और पाकिस्तान एक साथ चले गए, तो ये बीजेपी की गलती नहीं गिना रहा है। ये यह साबित करना चाहता है कि चीन आज पाकिस्तान के साथ गया है तो अपने स्वार्थ में नहीं गया है। चीन पाकिस्तान के साथ जाकर के कोई गलत नहीं कर रहा है, ये तो हम जिम्मेदार हैं, चीन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये चीन की जो पूरी रणनीति है, जो पूरी साजिश है, उसको व्हाइट वॉश करने के लिए संसद में खड़े होकर के बयान देता है। तो ये तो ऐसा ही है कि जो हत्यारा है वो तो हत्या करेगा, तुम अपनी गर्दनें लेके घर में रहो। एग्जैक्टली यही जी। मतलब सुनने में जितना मजाकिया लग रहा है, यह व्यक्ति संसद के अंदर सबसे पुरानी पार्टी का उत्तराधिकारी होकर के सब बातें बोलता है। उसके बाद ये 3 फरवरी 2022 को पार्लियामेंट में इसका बयान आता है और आगे यह भी कहता है कि हमारा जो देश है वो इस रीजन में आइसोलेट हो चुका है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करेगा, चीन करेगा, वो प्रोपेगेंडा पूरी बेशर्मी के साथ पार्लियामेंट में खड़ा होके करते हैं। अब आते हैं नेपाल वाला जो विवाद आपने सुना होगा, जो अपने एक दोस्त की शादी में गए थे, वहां पर लॉर्ड ऑफ ड्रिंक में पार्टी करने गए हुए थे जी। ये आपको पता होगा, काठमांडू टाइम्स ने बात कही थी। अच्छा। मैं नहीं करा। अच्छा जी, उसमें ये काठमांडू में जो है अपने इनकी एक दोस्त हैं सुनमिना दास, जो कि CNN में पहले रिपोर्टर रही जी। सुनमिना दास जो भीम उदास जो म्यांमार से नेपाल में राजदूत थे, उनकी लड़की हैं सुनमिना दास, CNN में रिपोर्टर रही। उनकी शादी में राहुल गांधी जाते हैं, किसी को कोई सूचना नहीं होती है। एक पब में डिस्को के बीच में इनकी एक फोटो वायरल हो जाती है। हाँ, वो काफी फेमस रही फोटो, काफी फेमस फोटो होती है। उसके बाद ये चर्चा शुरू होती है कि क्या ये वही महिला तो नहीं है चीनी राजदूत जो कि हनी ट्रैप करने का काम करती है नेपाल के बड़े बड़े लोगों के साथ। लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। तो इसलिए मैं इस आरोप को तो नहीं लगाऊंगा, गलती से भी नहीं लगाऊंगा। जो आरोप पुष्टि नहीं हो उसके बारे में चर्चा करना बेकार है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि राहुल गांधी के सखी सहेली भी कैसी कैसी हैं, मैं ये बताना चाहता हूं जी। सुनमिना दास, आप जा करके गूगल पे सर्च करिए CNN की रिपोर्ट। ये वही रिपोर्टर है जिसने जो चीन का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के पूरा इन्होंने यात्रा किया और ये बताया कि यदि बन जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी, दुनिया अच्छी हो जाएगी, देशों का विकास होगा। ये कैसे लोगों से घिरे हुए हैं। जब ये बात जग जाहिर है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वो पीओके से होकर जाता है, भारत के पीओके से ही नहीं जा रहा है, सीपेक है, वो पाकिस्तान को मजबूत करेगा। भारत की संप्रभुता पे कहीं ना कहीं सीधी तरीके से चोट है वो सड़क। और उस खबर को पूरे वैश्विक स्तर पे जो रिपोर्टर फैलाती है वो इनकी फ्रेंड है, उसकी शादी में भी जाते हैं जी। आप समझिए कि कोई व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, वो कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, कैसे लोगों के साथ रहता है। तो ये कहानी है सुनमिना दास की। उसमें हम हनी ट्रैपिंग और ये सब बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो है ये दिसंबर 2022 में फिर से बयान देता है। इस व्यक्ति का पूरा काम ये है कि भारतीय सेना को डिमोरलाइज करो, भारत सरकार को डिमोरलाइज करो, चीन को एग्रेसिव दिखाओ, ऐसा लगे किसी भी सिचुएशन में चीन हमेशा जीता हुआ लगना चाहिए कि चीन की जीत हो रही है। और ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकता चीन जीत गया हमारे खुशी के, कहेगा तो लोग इसको तो बिल्कुल ही पागल घोषित कर देंगे। तो ये इनडायरेक्टली करता है। ये क्या कहेगा, मुझे बहुत इस देश की चिंता हो रही है, चीन आगे बढ़ रहा है, हमें देश की चिंता हो रही है, चीन भारत में घुस रहा है, हमें देश की चिंता हो रही है। मूर्ख बनाने वाली बात, ये मूर्ख बनाने वाली बात जी। दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस व्यक्ति ने बयान दिया, इंडिया इज इन वल्नरेबल कंडीशन इफ वार हैपन, चाइना पाक विल बी एलाइज। यानी कि आप ये बता रहा है कि भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय है, अगर युद्ध हुआ तो हार जाएंगे। ये कह नहीं रहा है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि भारत की जो कंडीशन है बिल्कुल खराब है, हम आइसोलेट हो चुके हैं, यदि युद्ध हुआ तो हमारा क्या होगा। किसको कह रहा है ये जी। तो उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पर एक ये बयान देते हैं, मैं इसको पढ़ रहा हूं। बिल्कुल।
It's tough right now. I mean, they have occupied some of our territory. It's rough. It's not too easy. India cannot be pushed around. That's something not going to happen. बहुत कठिन समय है, हमारी टेरिटरी को उन्होंने कब्जा कर लिया है, बड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर अपना फेस सेविंग करते हुए, लेकिन वो भारत को इस तरह से एक किनारे नहीं लगा सकते। कहने का मतलब अभी भारत एक किनारे लग गया है, बाद में नहीं लगाने देंगे। तो ये जो इस व्यक्ति की एक एक हरकतें हैं वो ये बताती हैं कि ये क्या कर रहा है। अभी जो है 20 अगस्त की बात मैं कर रहा हूं, इसी साल अभी 20 अगस्त जब ये बाइक वाइक लेकर के गए हुए थे ना पेंगोंग लेक, वहां पर इस व्यक्ति ने क्या कहा वहां पर, जबकि लद्दाख में हमारी सेनाएं देश की सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ रही हैं, वहां पर खड़ी हैं, कहीं कोई इन्वेजन नहीं है, वहां पर इस व्यक्ति ने खड़ा होकर कहा कि जो है ओवर हियर पीपुल आर कंसर्न्ड ओवर देयर लैंड बीइंग टेकन अवे बाय चाइना, पीपुल हैव बीन अफेक्टेड बिकॉज देयर ग्रेजिंग लैंड हैव बीन टेकन अवे। यानी ये कहना ये चाह रहा है कि मैंने लोगों से बातचीत की है, लोग बड़े चिंता में हैं, यहाँ की जमीन को चाइना कब्जा कर चुका है, लोगों को अपनी गाय भैंस चराने के लिए जगह नहीं मिल रही है। तो क्या राहुल गांधी को गाय भैंस की चिंता हो रही है? गाय भैंस की चिंता तो नहीं हो रही है। राहुल गांधी एक मनोवैज्ञानिक जीत दिलाना चाहते हैं भारत के ऊपर चीन को, कि चीन जो है भारत के ऊपर बहुत हावी है, भारत की कोई औकात नहीं है, जब चाहे तब लद्दाख में घुस करके जमीन कब्जा कर लिया, लोग बता रहे हैं। फिर बाद में सेना के लोगों से बात हो रही है, वहां के लोगों से पता चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल अफवाह फैला रहे हैं जी। तो ये जो सारी बातें हैं, उसके बाद जो शुरुआत जहां से आपने किया था कि G20 की बैठक जैसे ही शुरू हुई, पता चला शी जिनपिंग नहीं आने वाले हैं, राहुल गांधी भी ब्रसल्स के लिए रवाना हो गए, वहां पर बयानबाजी दे रहे हैं और पूरे बेशर्मी से राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को चीन ने एक जो है वैकल्पिक रास्ता दिखाया है कि किस तरह से दुनिया का विकास हो सकता है, किस तरह से दुनिया को रोड मिल सकती है, किस तरह से दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। यानी कि आप अपने घोषित तौर पर शत्रु देश के लिए बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सत्ता में है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई विदेश मंत्री है, उसकी जिम्मेदारी होती है ना, बिल्कुल, कि भाई हमें सभी देशों से संबंध, यदि हमारी दुश्मनी भी है तो हम बोलेंगे नहीं उसको। डिप्लोमेसी है ये जी। विपक्ष में रहने वाले आदमी की कौन सी डिप्लोमेसी है? विपक्ष में रहने वाले आदमी को तो सीधे चाइना को गाली देना चाहिए ना जी। आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आप क्या है, सांसद थे, वो भी खत्म हो गया, आप बड़े मुश्किल से मिला है, फिर हमें लगता है गायब हो जाएंगे। आप हैं क्या कि आप डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं? तो वहां पर बैठ करके, वो भी तब जब ये पता चल रहा है कि खुद जो G20 देश अपना एक रास्ता निकाल रहे हैं, G21 कर दिया उसको, G21 इतना बड़ा विजन दिया कि भारत से मिडिल ईस्ट जाएंगे, मिडिल ईस्ट से यूरोप होते हुए पूरे जो रास्ते हैं सबको कनेक्ट करेंगे। और इतना बड़ा उसका प्रतिफल मिला कि जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने जो चीन का इनिशिएटिव था उससे अलग होने का निर्णय कर लिया। और इटली की जो पोजीशन है यूरोप में, उसको आप देखेंगे तो समझ आएगा कि कितना बड़ा ये सेटबैक है चाइना के लिए। उस स्थिति में ये व्यक्ति विदेश में खड़ा होकर के चीन को वाहवाही दे रहा है जी। तो ये सारी जो एक के बाद हमने एक एक चीज आपको बताया है। और आज का ट्वीट अभी मैंने बताया ही कि इन्हें कुत्तों की चिंता हो रही है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स और हांगकांग टाइम्स को कुत्तों की चिंता हो रही थी, इसलिए कह रहे हैं दिल्ली में कुत्तों के साथ गड़बड़ी हुई। आपके घर में शादी ब्याह बारात होता है तो आप अपना घर साफ नहीं करते हैं जी? बिल्कुल साफ करते हैं ना। कहीं पर यदि गांव में किसानों वगैरह पास जाइए तो कहीं पर वो अपना एक कंपोस्ट खाद बनाते हैं, तो वहां पर टेंट वगैरह नहीं लगता है तो ना दिखे शादी ब्याह बारात में? बिल्कुल लगता है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि कहीं पर मेहमान आएंगे तो वहां पर सजाया जाएगा, खूबसूरती दी जाएगी। आप हमेशा अच्छे कपड़े पहन के तैयार मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या गहने पहन के रहते हैं? शादी ब्याह बारात में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं, औरतें होती मेकअप भी करवाती हैं। आपके घर कोई मेहमान आने वाला तो आप भी तैयार होते हैं, घर भी साफ सुथरा रखते हैं कि क्या हर क्षण आपका घर साफ सुथरा रहता है? एकदम उसी तरह। ठीक बात। तो ये व्यक्ति, मैं कह रहा हूं कि इसकी एक एक हरकत को आज से नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन से मैंने कहानी शुरू की है और अभी ब्रसेल्स तक ये शुरू हुआ है। और यदि यही कंडीशन रहा तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो 2024 में चुनाव आने वाला है, ये चाइना की मदद से हो सकता है लद्दाख या
या सिक्किम बॉर्डर पे ये कुछ बड़ा इशू क्रिएट करा सकता है, क्योंकि इनके पास घेरने के लिए कुछ है नहीं नरेंद्र मोदी को जी। तो ये सब इतने मतलब जो चाइनीज एजेंट होते हैं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, इन पर तो अभी हमें शक है जी। मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मैंने तो लेकिन किसी भी जो देश होते हैं जो अपने एजेंट बनाते हैं वो किसी हद तक जाते हैं, बिल्कुल। हमने तमाम कहानियां पढ़ी हुई हैं। और नरेंद्र मोदी का सत्ता में रहना जो भी दुश्मन देश है उनके लिए बिल्कुल ही एक खराब स्थिति है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब तक रहेंगे तब तक इंडिया को चैलेंज करना बहुत ही कठिन है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी बातें राहुल गांधी के माध्यम से चाइना ही समझौता कर रहा है। जी। देश का के विपक्ष का ये काम है कि वो देश की सरकार को घेरे, मगर सकारात्मक रूप में, विदेशी ताकतों का साथ देना और उसके तहत देश के प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाना, ये न कहीं राष्ट्रीय अस्मिता से खेलने जैसी बात है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाइनीज एजेंट हैं, मगर हमने जो कहानी सुनी 2003 से लेकर 2023 तक, उससे आप खुद समझें, खुद सोचें कि क्या सही है और क्या गलत। धन्यवाद।